नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 25 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ का 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारे पास हैं। उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर जो है अगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो आप हर हाल में पास हो जाएं। और अगर आप कई बार से परीक्षा दे रहे हैं और आप कुछ नंबरों से फेल हो जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आपको ये कोर्स बहुत मदद कर सकता है। और जिन लोगों को डर भी लगता है एग्जाम से, उनका डर भगाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं और लेता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, गलवान घाटी क्षेत्र के किस छोर पर श्योक नदी अवस्थित है? गलवान घाटी अक्सर चर्चा में रहती है। अभी पूर्वी लद्दाख में जो गलवान घाटी स्थित है, वहां पे नो पेट्रोलिंग जोन में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हो गई। जो गलवान घाटी क्षेत्र है, ये लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के पास में निकट स्थित है। पास में स्थित है यानी निकट स्थित है। और इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से विभाजित भी करती है। जो गलवान घाटी है, ये पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन, वर्तमान में चीन द्वारा ये नियंत्रित है, अक्साई चीन के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। और इसके पश्चिमी छोर पर स्थित है श्योक नदी। तो श्योक नदी कहाँ पर स्थित है? इसके पश्चिमी छोर पर। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अगली जो प्रश्न है, चक्रवात यास नाम का सुझाव किस देश द्वारा दिया गया? 22 मई के आसपास की बात है। उत्तरी अंडमान सागर और उसके निकटवर्ती पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हुआ। निम्न दाब का क्षेत्र जब बनेगा तो उसके चारों तरफ उच्च वायु दाब का क्षेत्र होगा, तो चक्रवातीय दशा होगी। और ऐसी दशा में चक्रवात जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तबाही वो करेंगे। तो यहाँ पर जो चक्रवात और तूफान आया, उसका नाम चक्रवात यास, साइक्लोन यास रखा गया। ये ओमान के द्वारा सुझाया गया और इसका नामकरण एक अच्छी सुगंध वाले वृक्ष के ऊपर किया गया है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में जैसे जो जैस्मीन होता है ना, वही इसका अर्थ है यास का, ओमान लैंग्वेज में, ओमानी लैंग्वेज में। और अगले चक्रवात यास के बाद का जो नाम है वो गुलाब रखा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है, जो इसके बाद चक्रवात आएगा। देश ऐसे हैं क्रम से उसको नाम देते रहते हैं, कई बार मैंने बताया है आपको। तो ये ओमान द्वारा ये चक्रवात यास का नाम रखा गया है। माउंट न्यारा गोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ? कौन सा चक्रवात एक और आया था, उसको जरा बताना, आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि कौन सा एक चक्रवात अभी हाल ही में आया था। माउंट न्यारा गोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ? तो माउंट न्यारा गोंगो जो है, ये कांगो में स्थित है। वहां पर ये विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट। हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। बहुत ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वहाँ पर अगर हैबिटेट होता है, वहाँ पे लोग, आबादी अगर रहती है, लोग रहते हैं, तो समस्या होती है। माउंट न्यारा गोंगो अल्बर्टाइन रिफ्ट से लगे हुए विरुंगा पर्वत में 3470 मीटर की ऊंचाई पर एक सक्रिय विवर्त ज्वालामुखी है ना। और ये ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है। और इसका जो निकटवर्ती न्यारमुरा गिरा है, वो संयुक्त रूप से अफ्रीका में होने वाले 40% ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जिम्मेदार है। इतना ध्यान रखना है, ये कांगो का है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने वैक्सीनेशन अपना कराया, तो मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही है। तो जो रात की आज की क्लास है वो शायद ना हो पाए, मैं कोशिश करूँगा। और अगर मैं सुबह से रही रहा तो क्लास होगी, जो मॉर्निंग वाली क्लास है। और अगर नहीं सही रह पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा मतलब एक सुस्ती इस तरीके का लग रहा है, जो कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी समस्या भी ये नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कहीं जैसे ज़्यादा खड़े रहने पे या ज़्यादा देर तक बोलने पे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो मेरी अगर हिम्मत पड़ेगी तो रात की क्लास ओम पांडे चैनल पे, नहीं तो मॉर्निंग की क्लास आई एस प्रेप अकेडमी पर जो है, हिम्मत पड़ने पर होंगी, नहीं तो नहीं होगी। कॉमन ब्रोंज वैक ट्री स्नैक, कॉमन ट्रिंकेट स्नैक, कॉमन कैट स्नैक किस जीव की प्रजातियां हैं? यहाँ पे तो पहचानना बिल्कुल आसान है, लेकिन कभी कभी स्नेक लगा होता है और प्रजाति वो दूसरे की होती है। तो कुछ भी पूछा जाए, कॉमन ब्रांच बैंक ट्री अगर कह दिया जाए, ब्रॉन्ज बैक ट्री, और स्नैक ना लगाया जाए, तो आपके लिए ये प्रश्न थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा, केवल इतना लिख दिया जाए ट्री तक। तो ये जो है सांप की प्रजातियां हैं। और भी दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन किया गया। उसमें राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया।
फौना ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक 1997 की पुस्तक है, और उसी पुस्तक में ये सूची अपडेट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी में मौजूद सांपों की प्रजातियों की संख्या कितनी पहुँच गई? 23 पहुँच गई, 23 पहुँच गई। और इस अध्ययन में 23 प्रजातियों और 9 परिवार के कुल 329 सांप दर्ज किए गए हैं। और सूची में शामिल किए गए जो सांप हैं उनका नाम यही है: कॉमन ब्रोजबैक ट्री, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, कॉमन कैट, बैरेट वुल्फ, कॉमन कुकरी, स्ट्रीट कुकरी, कॉमन सैंड बोवा और सा स्केल्ड वाइपर। अब पता चला पेपर सेट करने वाला कोई व्यक्ति थोड़ा सा सांप वाप में रुचि रखता होगा, तो करेंट अफेयर में ये प्रश्न आपका मिल सकता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। अमेरिका ने अभी इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है, और इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप ये लगा है इन पे। और अमेरिका ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो टाइग्रे क्षेत्र है उसमें शत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम इन लोगों ने नहीं उठाया है, इस कारण से ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथोपिया को आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध झेलना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर ये सब भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ये स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना बाकी और जारी रहेगी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया। जब कोई निधन ऐसे होता है और किसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है सुमेलित करने में, या नाम देके कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे श्री कुमार बनर्जी। उन्होंने 23 मई 2021 को ये धरती छोड़ दी, अपनी देह त्याग दी, दिल का दौरा पड़ा, चले गए। 1989 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, और पद्मश्री पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। और परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो 3 अगस्त 1954 को यह स्थापित हुआ था। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, और ये किस मंत्रालय, किसके अधीन काम करता है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। मुख्यालय इसका वैसे जो है कहाँ है, वो स्थित है मुंबई में। किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को के 14 किलों के लिए विश्व धरोहर स्थल के टैग की मांग की है? तो ये राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं: शिवनेरी किला, रायगढ़ किला, तोरणा किला, राजगढ़ किला। एक रायगढ़ है और एक राजगढ़ है। तो ये रायगढ़ भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और राजगढ़ भी ये पूछा जा सकता है किस स्टेट में है। लोहागढ़, मुल्हेर, अंकाई टंकई, साल्हेर, रंगना, कासा, सिंधुदुर्ग, अलीबाग, सुवर्णदुर्ग और खंडेरी, ये सब किले भी शामिल हैं, और इनके सहित 14 स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है, और ये सभी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो विश्व धरोहर स्थल की बात होती है तो यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा दिए गए कानूनी संरक्षण के साथ इनको घोषित किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है, इसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। जून 2020 तक 167 देशों में 1121 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। चीन और इटली ऐसे देश हैं जहां पर विश्व जो धरोहर विरासत स्थल हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कितनी है? 55। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चीन में सबसे ये ज़्यादा है, और जून 2020 तक देखा जाए तो 167 देशों के 1121 ये विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने कोविड सांस परीक्षण, कोविड ब्रीथ टेस्ट को मंजूरी प्रदान की? तो ये देश है सिंगापुर। और कोविड-19 का पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम ये दिखा देगा। अब जैसे मान लीजिए आपने कैब बुलाया, टैक्सी बुलाई, और अब वो जो पता नहीं चल पा रहा है कि ये कोविड पॉजिटिव है क्या, तो पुलिस द्वारा जो अनियमित शराबी ड्राइवरों की जांच के लिए जैसे परीक्षण किट का प्रयोग किया जाता था, ब्रेथ एनालाइजर का, ठीक इसी तरीके से इसका भी प्रयोग किया जाएगा। और ब्रिथॉनिक्स टेस्ट के 3 क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। 2 सिंगापुर में हुए हैं, 1 दुबई में हुआ है, और इसमें 180 रोगियों पर 93% की संवेदनशीलता और 94% की विशिष्टता सिद्ध हुई, यानी कि इतना रिजल्ट इसका सटीक आता है, और उसको सांस के द्वारा पता चल जाएगा। केरल का ट्यूबरमैन किसे कहा जाता है? ट्यूबरमैन ऑफ केरला किसे कहा जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस अवसर पर इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिए जाते हैं, तो वो दिए गए। इसमें कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान ने जैविक संसाधनों के सतत उपयोग श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है,
और साजी एनएम है, जिनको केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। साजी एनएम, इन्होंने पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में काम करने के लिए, मतलब जो इनको इन्होंने कार्य किया है उसके लिए इनको व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार मिला है। यही पुरस्कार जो कृषि एवं पारिस्थितिक विकास संस्थान के द्वारा जो दिए गए उनमें व्यक्तिगत श्रेणी में इनको दिया गया है। नागालैंड में खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सेंचुरी ने जैविक संसाधनों के सतत उपयोग श्रेणी के तहत भी पुरस्कार इसने भी जीता है। तो ये केरल का ट्यूबरमैन जो साजी एनएम है, इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड की अगर बात करें तो ये जो पहल है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2012 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई थी। साथ में इसमें यूएनडीपी हेल्प करता है। और ये जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और शासन के लिए जमीनी स्तर से जो उत्कृष्ट मॉडल हैं उनको मान्यता देता है, उनको वरीयता देता है, उनको सम्मान देता है, ये इनका काम है। ओपी भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो कोच होते हैं। ओपी भारद्वाज 82 साल की आयु में अभी इनका निधन हुआ है और ये थे पहले द्रोणाचार्य विजेता बॉक्सिंग खेल के। 1968 से नवासी 1889 तक 1989 तक सॉरी 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाज कोच थे और उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया। और 85 में इनको 1985 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था। और भारत के मुक्केबाजों ने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक जीते, तब वो उनको कोचिंग दे रहे थे, कोच कर रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये क्वेश्चन छूट गया था, ये पहले आना चाहिए था, कई दिन पहले सुंदरलाल बहुगुणा नहीं रहे। तो ये क्या थे? ये प्रश्न सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, ये पर्यावरणविद थे। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिल चुका था। अगर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनाया जाएगा तो पर्यावरणविद थे, एक ये हो गया, और दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और तीसरा इसमें रहेगा चिपको आंदोलन का अग्रणी इनको माना जाता है। 1973 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक हुआ करता था, तो चमोली जिला पड़ता है उत्तराखंड में, अब ये यूपी में पड़ा करता था। तो चमोली जिले से 1973 में इन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से शुरू किया था। आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा था क्योंकि आंदोलन के दौरान जो ग्रामीण लोग होते थे, अगर पेड़ काटने कोई जाता था तो उसमें चिपक जाते थे, उसको गले से लगा लेते थे। इसी कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। मानवीय घेरा कि पहले अगर पेड़ काटना है तो हमें काटो। जंगलों को संरक्षित करने के लिए, बालिकाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, यानी कि इसमें महिलाओं की सहभागिता की गई थी। और इसके अलावा इस समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव इससे आया। महिलाएं भी अपने को महत्वपूर्ण समझने लगी ये चिपको आंदोलन के कारण। देखिए, कोई आंदोलन जब चलता है तो केवल उसके जो सीधे डायरेक्टली लाभ होते हैं वो तो होते ही हैं, और भी लाभ होते हैं, तो इसका भी ये लाभ था। मई 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक अभी 19 और 20 मई को हुई है, ऑनलाइन मोड में ही हुई है। 7वीं बैठक है, ये 7th मीटिंग है, और इसकी मेजबानी की है भारत ने। मेजबानी का मतलब जो ऑनलाइन पूरा आयोजन हो उसका, उसकी मेजबानी। ऐसा नहीं है कि मेजबानी का मतलब केवल यही होता है कि जब आए लोग वहाँ पे होटल में रह के खाना खाएं, रहें, घूमें, ऐसा ही नहीं होता ना। और BAWG जो है, यानी कि ये ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, इसके प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख परियोजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है, और इस कार्य समूह ने सदस्य देशों में टेलीस्कोप की नेटवर्किंग और एक क्षेत्रीय डेटा नेटवर्क बनाने की भी सिफारिश की है। ये रहा आज का करंट अफेयर। आप वो टेस्ट सीरीज या कोई प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमको कॉन्टेक्ट करें 6307281212 पर। थैंक यू सो मच।